नमस्कार दोस्तों। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ये मियाँ चन्नू वाला इंसिडेंट हुआ है। तो बहुत सारी वीडियोस हैं। थोड़ा सा कुछ हट के कोशिश करते हैं समझने को जो एग्ज़ाम में आएगा, ना कि जो एक मार्केट में नरेटिव चल रहा है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इंडिया की तरफ से एक मिसाइल एक्सीडेंटली रिलीज़ हुआ और उसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी रही कि वो जाके पाकिस्तान में गिरा। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा हुआ। बट इस इंसिडेंट के बाद क्वेश्चन ये उठता है कि आपसे यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक से, इस इंसिडेंट से अगर कोई क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछेगा तो दैट क्वेश्चन विल बी ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान का न्यूक्लियर इशू एंड इंडिया एंड पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। देखो, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी जब हम इंडिया और पाकिस्तान की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर दो डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। ये थ्योरीज को हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पढ़ते हैं, तो मैं थ्योरीज का नाम नहीं लूँगा। तो आई विल जस्ट कॉल इट एज थ्योरी 1 एंड थ्योरी 2 बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द जीएस परस्पेक्टिव। आई विल नॉट नेम द थ्योरिस्ट, आई विल नॉट नेम द थ्योरी, वी विल कीप इट सिंपल। ठीक है, तो मैं थ्योरी का नाम नहीं लेता। लेट्स अज्यूम दो थ्योरीज है, एक थ्योरी 1 है, एक थ्योरी 2 है। पहली चीज हमें क्या समझनी है, व्हाट इज द इशू। इशू ये है जो मैंने आपको बताया, मिसाइल गया एक्सीडेंटली, वहां गिरा। सेकंड क्वेश्चन क्या उठता है कि इस एक्सीडेंटल इंसिडेंट का इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर हम उसको देखें तो यहां पर एक चीज क्लियर है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर प्लेयर्स हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। और अगर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इस पूरे इंसिडेंट में न्यूक्लियर डायनेमिक्स का क्या रोल था। एक थ्योरी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को एनालाइज करते हुए ये समझाती है कि जब से दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स इस्टेब्लिश किए, जो 1998 में हुए, उसके बाद से दोनों कंट्रीज स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन करती हैं। देखो, हमें सबसे पहले एक चीज़ ये समझ के याद रखनी है कि इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो हमारा न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट कभी भी फोकस नहीं था। अगर आप इंडिया की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को कभी पढ़ते हो तो आप एक चीज़ समझोगे कि न्यूक्लियर लेवल पे इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहता था प्राइमरली सिविलियन पर्पस के लिए। सिविलियन पर्पस का मतलब होता है फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। हम कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते थे, पर हमने कभी न्यूक्लियर वेपन बनाने का ऑप्शन एंड नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि हमने अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए, नेहरू ने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया था कि अगर उनको ज़रूरत लगेगी तो वो डिसाइड करेंगे। प्रैग्मेटिक व्यू था। अब हुआ ये कि 1960s में चाइना ने वेपन डेवलप कर लिया और चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही था 1962 में। तो उसके वेपन डेवलपमेंट के बाद हमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो हुई कि भाई हमारे ऊपर कल को थ्रेट आ जाएगा, क्योंकि बॉर्डर तो अभी भी अनरिजॉल्व है एंड चाइना कल को वो न्यूक्लियर वेपन हमें हमारे ऊपर यूज़ कर सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट किया था 1974 में, जिसको हम लोग पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोलते हैं। बट सरप्राइजिंग बात है कि हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था विद द लार्जर ऑब्जेक्टिव टू शोकेस दी एबिलिटी कि कल को अगर हमारे को थ्रेट होता है हमारी सिक्योरिटी को, स्पेसिफिकली चाइना से, बिकॉज उस टाइम पे ये करने का कारण चाइना था, तो हमने ये सोचा था कि कल को हम ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट करके, पीएनई जो है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके, अगर हमारे को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की जरूरत पड़े एट अ शॉर्ट नोटिस तो हम कर लेंगे। लेकिन इस पूरे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जो एक चाइना सेंट्रिक थॉट को माइंड में रखते हुए हमने किया था, इसका इम्प्लीकेशन उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया कि पाकिस्तान ने ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को अपनी ईगो के ऊपर ले लिया। तो पाकिस्तान को ये लगा कि नहीं नहीं, अगर इंडिया ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है मतलब उसने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर ली, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर ली मतलब अब वो नेक्स्ट स्टेप है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। तो पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 1976 से स्टार्ट किया। हमारा 1974 में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। 1976 से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट स्टार्ट किया और उसने सारी एनर्जी अपनी लगा दी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में। अब आप फर्क देख रहे हो यहाँ पे, हमारा न्यूक्लियर डिप्लोमेसी स्टार्टेड विद अ सिविलियन एंगल।
हम लोग एक पूरी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को एक सिविलियन एस्पेक्ट से देख रहे थे, और हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तहत किया। लेकिन फ़र्क ये है कि पाकिस्तान ने सिविलियन एंगल कभी एक्सप्लोर नहीं किया। पाकिस्तान ने जितने न्यूक्लियर रिसोर्सेज थे उसने सारे के सारे यूज़ करके अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में लगा दिए। इसी कारण से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन हमारे से जल्दी बना लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज डाइवर्टेड थे। सिविलियन लेवल पे भी जा रहे थे, मिलिट्री लेवल पे तो नहीं थे उस टाइम पे फोकस, पर पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए हल्का सा डाइवर्जन हुआ। पाकिस्तान ने तो सारे रिसोर्सेज ही मिलिट्री लेवल पे लगा लिए, तो उसने टोटली मिलिट्री डेवलपमेंट कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में 1980s तक पाकिस्तान का वेपन रेडी हो गया था। अगर आप इंडिया की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के बारे में नॉलेज रखते हो तो आपको ये बात भी पता होगी, जिसके बारे में मैं ज़्यादा डीपली चर्चा नहीं करना चाहता, बट एक जस्ट पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ कि 82 में हमारा वेपन भी रेडी था। हम लोग 82 में पूरी प्रिपरेशन भी कर चुके थे टेस्ट करने की, बट उस टाइम पे हम किसी कारणों की वजह से टेस्ट नहीं कर पाए। अब ये हुआ कि हमने इवेंचुअली जाके टेस्ट किया 1998, और जब हमने 1998 में टेस्ट किया उसी टाइम इमीडिएटली पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर लिया। अब जब पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर लिया, इंडिया ने भी टेस्ट किया, दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। अब ये दोनों कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली वॉर्स भी लड़ी हैं, तो पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी सीरियस सी सिचुएशन थी। सिचुएशन ये थी कि भाई इन दोनों के पास अब न्यूक्लियर वेपन है, ये दोनों हिस्टोरिकली वॉर्स भी लड़ चुके हैं। इस टाइम पे दो थ्योरीज आई। थ्योरी नंबर 1, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं थ्योरी का नाम, थ्योरी के स्कॉलर्स वो सब नहीं बोलूँगा, वो पॉलिटिकल साइंस डोमेन है। वील अवॉइड दैट टेक्निकलिटी पार्ट। हम लोग एक जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव से समझते हैं, क्योंकि कल को मेंस में आंसर आएगा आपके जीएस पेपर 2 में, तो आप लिख सकोगे। थ्योरी नंबर 1 ये बोलती है कि भाई दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बनाए। ये न्यूक्लियर वेपन बनाने से थ्योरी नंबर 1 बोलती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी होगी। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो उन्होंने थ्योरिस्ट्स ने वहाँ पे डिफाइन किया, वो ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान अब आगे जाके एक मैच्योर बिहेवियर दिखाएंगे, क्योंकि दोनों वो अब रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। और अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं तो वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना और वो सब करना नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से अगर हम देखें तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि भाई दोनों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए, और न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद इन थ्योरी वालों का एक पर्सपेक्टिव ये था कि भाई आने वाले समय में पीस होगा। अच्छा, अब देखो, कोई भी थ्योरी होती है, इट हैज़ टू बी वेरीफाइड विद सम एम्पिरिकल फैक्ट्स। अब 98 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुए, दोनों देशों के, दोनों देश न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बने। 1999 में कारगिल इंट्रूजन हुआ। कारगिल में इंडिया ने एयरफोर्स का भी प्रयोग किया, आर्मी का भी प्रयोग किया, पाकिस्तान ने भी आर्मी का प्रयोग किया, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी उनकी तरफ से। लेकिन दोनों देशों ने कारगिल के इंट्रूजन को टैकल किया बिना न्यूक्लियर वेपन के प्रयोग के। और क्योंकि दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन के प्रयोग के बिना कारगिल इंट्रूजन को टैकल किया, इससे क्या हुआ? इससे ये जो थ्योरी नंबर 1 थी, इसका स्ट्रेंथ बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि थ्योरी नंबर 1 क्या बोल रही थी? थ्योरी नंबर 1 ये बोल रही थी ना कि अगर इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है तो इनके डेवलपमेंट के बाद स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी होगी, यानी कि ये दोनों आपस में एक फ्यूचर में मैच्योर बिहेवियर दिखाएंगे। कारगिल एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, कारगिल एक प्रोवोकेशन पॉइंट आया, पर कारगिल के बाद भी जो बिहेवियर डिस्प्ले हुआ वो मैच्योरिटी वाला था। दोनों देशों ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पावर का प्रयोग जरूर किया, पर न्यूक्लियर वेपन का नहीं किया। तो थ्योरी नंबर 1 यही बोल रही है कि स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी आएगी जब न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं होगा। तो कारगिल इंट्रूजन के बाद ये चीज़ एकदम दिखी। अच्छा, इसके बाद IC-814 इंसिडेंट होता है, पार्लियामेंट अटैक होता है। पार्लियामेंट अटैक के बाद इंडिया की तरफ से ऑपरेशन पराक्रम आता है। उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम ये चीज़ देखते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको बेसिक्स 2-3 पॉइंट बताए ना, ऑपरेशन पराक्रम एंड ऑल दैट, ये IR की बुक में मेरे डिटेल्ड है, इंडिया पाकिस्तान के चैप्टर में, वहाँ पढ़ लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम है तो दोनों देशों ने क्या किया? दोनों देशों ने फिर से ऑपरेशन पराक्रम के बाद भी, पार्लियामेंट अटैक के बाद भी न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं किया। स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी बनी रही। मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में। अब जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता रहा, दोनों देशों के बीच में हल्के फुल्के फ्रिक्शन पॉइंट्स आते रहे, और ये फ्रिक्शन पॉइंट्स के बावजूद, चाहे हम प्रेजेंट सिनेरियो में पामपोर अटैक, उरी अटैक, पठानकोट अटैक, बालाकोट, कुछ भी देखें, फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन कभी भी न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं हुआ। इससे क्या प्रूव होता है?
इससे ये प्रूव होता है जो थ्योरी नंबर 1 बोल रही है। और थ्योरी नंबर 1 क्या बोल रही है कि दोनों देश स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हर एक कॉस्ट पे मेंटेन करेंगे। हो रहा है। नंबर 1, मियां चन्नू का इंसिडेंट देखिए क्या हुआ। एक मिसाइल एक्सीडेंटली टेक्निकल मैलफंक्शन से फायर होता है, पाकिस्तान में जाके गिरता है। सीरियस इशू है क्योंकि दोनों होस्टाइल नेबर्स हैं, दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स लड़ चुके हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान ने मैटर रेज किया, इंडिया ने मैटर एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान ने बोला इंक्वायरी कीजिए, इंडिया ने बोला इंक्वायरी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने फर्दर एस्केलेट नहीं किया, इंडिया ने फर्दर एस्केलेट नहीं किया। थ्योरी नंबर 1 फिर से प्रैक्टिस में दिखी। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी। थ्योरी नंबर 1 का एक और प्रेजेंट सिनेरियो में ये केस स्टडी है। तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड पोस्ट न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द टू प्लेयर्स, दैट सिनेरियो हैज ऑलवेज विटनेस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। अब दूसरा सवाल, थ्योरी नंबर 2 क्या कहती है? थ्योरी नंबर 2 जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल वही है जो थ्योरी नंबर 1 का है। क्या है बेसिक प्रिंसिपल? थ्योरी नंबर 2 भी ये बात स्टार्ट करती है अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने के टाइम पे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, दोनों ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए। लेकिन थ्योरी नंबर 2 क्या बोलती है? थ्योरी नंबर 2 ये बोलती है कि इंडिया और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी तो मेंटेन करेंगे, बट इन दोनों की ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज कैसे बिहेव करेंगी उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, वो अनप्रिडिक्टेबल है। अब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजी। क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजी का मतलब ये होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो दोनों देशों में न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज कर रही हैं। थ्योरी नंबर 2 के 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के बाद स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। दिस इज सिमिलर टू थ्योरी नंबर 1। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन तो करेंगे लेकिन इन दोनों की ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज कैसे बिहेव करेंगी, उन ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज कर रही हैं। अब समझिए, पाकिस्तान में उनके न्यूक्लियर वेपन को मैनेज कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। इंडिया में न्यूक्लियर वेपन्स का टोटल कमांड सिविलियन न्यूक्लियर लीडरशिप के अंडर है। सिविलियन न्यूक्लियर लीडरशिप के अंडर है। अब देखिए, थ्योरी नंबर 2 ये बोलती है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो भारत के साथ, इंडिया के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट और वॉर लड़ चुका है। उसका हर बार कॉन्फ्लिक्ट और वॉर करने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो लड़ा हमारे लिए और हमारे साथ कश्मीर को लेके था। पाकिस्तान टेरिटोरियली डिससैटिस्फाइड स्टेट है। टेरिटोरियली डिससैटिस्फाइड है क्योंकि उसको हमेशा से कश्मीर चाहिए था। पहले उसने वॉर करा, नहीं ले पाया, फिर उसने इंटरनेशनलाइजेशन करा, नहीं मिल पाया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स करे, नहीं मिल पाया, फिर उसने नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग किया, टेररिस्ट ग्रुप्स, तंजीम्स, कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री बनाई। सिक्योरिटी इश्यूज में सवाल भी आया हुआ है। मेरी सिक्योरिटी इश्यूज की जो बुक है उसका लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में मैंने, उसमें सारे वो कश्मीर का पूरा इशू एनालाइज है, देख लीजिएगा अच्छे से। इसके ऊपर सवाल 2018 मेंस में ही आ चुका है, कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री पे। पाकिस्तान ने कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री भी बनाई। कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री बनाने के बाद भी पाकिस्तान ने कश्मीर को हासिल करने की कोशिश करी, बट इट वाज अनसक्सेसफुल। दे नेवर सक्सीडेड। अब क्या हुआ है? थ्योरी नंबर 2 ये बोलती है कि जब से दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, विच इज फ्रॉम 98 ऑनवर्ड्स, तब से ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो गया। कैसे? थ्योरी नंबर 2 ये बात बोलती है
कि पाकिस्तान ने जब से न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया, उसने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के बाद न्यूक्लियर वेपन को एक शील्ड बना लिया, ढाल बना ली, शील्ड बना लिया जिहाद करने के लिए इंडिया पे। क्योंकि पाकिस्तान को अब ये बात पता है, पाकिस्तान को ये बात पता है कि भाई मैं इंडिया से मिलिट्रीली डायरेक्टली कभी नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर मैं अपनी मिलिट्री का प्रयोग करूंगा तो इंडिया अपनी मिलिट्री का प्रयोग करेगी। इंडिया की मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री से ज़्यादा सुपीरियर है, और इंडिया की मिलिट्री अगर ज़्यादा सुपीरियर है तो इंडिया की मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री को डिफीट करेगी। अगर इंडिया की मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री को डिफीट कर देगी, और ये हिस्टोरिकली हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया एंड पाकिस्तान की मिलिट्री डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में अब नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान में उनके न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल एंड कमांड किसके हाथ में? मिलिट्री के। थ्योरी नंबर 2 क्या बोलती है? वो ये बात बोलती है कि अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कल को कोई कॉन्फ्रंटेशन होता है, कोई झड़प होती है, उस कॉन्फ्रंटेशन के दौरान क्योंकि मिलिट्री डायरेक्टली कभी इंडिया से नहीं लड़ेगी, तो मिलिट्री का जो बिहेवियर होगा कॉन्फ्रंटेशन के दौरान अनप्रिडिक्टेबल होगा। समझिए इस बात को, अनप्रिडिक्टेबल क्यों होगा? पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल है मिलिट्री के हाथ में। पाकिस्तान की मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के दौरान इंडिया से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, थ्योरी नंबर 2 क्या बोलती है कि एक ऑप्शन अपना सकती है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन ये है कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल नॉन स्टेट एक्टर्स को दे सकती है, जो पाकिस्तान ने तंजीम बनाए हैं उनको दे सकती है। नॉन स्टेट एक्टर्स, वो तंजीम्स उस न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग इंडिया के ऊपर कर सकते हैं, और अगर वो किया तो पाकिस्तान की आर्मी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी एक्सरसाइज कर सकती है। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का मतलब है हाथ खड़े करके कह सकती है कि भाई मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, ये तो एक्सीडेंटल हो गया। आज जो इंडिया थ्योरी अपना रही है ना कि हमसे एक्सीडेंटली फायर हो गया, क्वेश्चन यहां पर यही है, कल को पाकिस्तान यही चीज कर सकती है। दिस इज व्हाट थ्योरी नंबर 2 इज सेइंग। इसको समझो यार, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। थ्योरी नंबर 2 सिर्फ ये बोल रही है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहती हैं, या जिनके ऊपर स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है आज के सिनेरियो में न्यूक्लियर वेपन्स के बाद। तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि भाई वो क्या कर सकती है कि इंडिया के साथ एक कॉन्फ्रंटेशनल सिनेरियो में, कॉन्फ्रंटेशनल सिनेरियो दोस्तों कभी भी आ सकता है। मियां चन्नू का इंसिडेंट था, इंडिया से एक्सीडेंटली मिसाइल फायर हो गया, पाकिस्तान में जाके गिरा, कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ। बट एक मिनट के लिए सोचो, अगर ये मिसाइल गलती से एक्सीडेंटली फायर होता और गिर जाता पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के किसी एरिया पे, तो यहां पर स्थिति एस्केलेशन की होती। इट कुड हैव कॉज्ड सीरियस एस्केलेशन। एस्केलेशन कैसे होता? थ्योरी नंबर 2 यही बोल रही है। थ्योरी नंबर 2 इज सेइंग कि एस्केलेशन कैसे होता? पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया की मिलिट्री से नहीं लड़ती, पाकिस्तान की मिलिट्री वेट करती। वो क्या करती? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चुपचाप रह के अपना न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल नॉन स्टेट एक्टर को दे देती। वो नॉन स्टेट एक्टर फ्यूचर में कभी एक्सीडेंटली वैसे ही न्यूक्लियर मिसाइल इंडिया पे फायर कर देता। आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कितना अनप्रिडिक्टेबल है। अब आप एक मिनट के लिए इंडिया की तरफ सोचो, थ्योरी नंबर 2 के कॉन्टेक्स्ट में। मिसाइल फायर होता है, एक्सीडेंटली जाता है, वहां जाके गिर जाता है, 2 दिन तक हम इस इंसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 2 दिन के बाद स्टेटमेंट आता है। क्यों? थ्योरी नंबर 2 यही बोल रहा है कि इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन इस मिसाइल को मैनेज कर रही थी उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। आपकी तरफ से अगर एक मैलफंक्शन हुआ, उस मैलफंक्शन से मिसाइल गया, आपके पास रेडार्स हैं, आपको भी पता है वो मिसाइल बॉर्डर क्रॉस कर गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1991 का एक अग्रीमेंट है कि भाई एयर स्पेस वायलेशन अगर कभी एक्सीडेंटली हो जाए तो विदाउट फर्दर डिले इन्फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि द वर्ड यूज्ड इन द अग्रीमेंट इज विदाउट फर्दर डिले। तो इशू क्या है? इंडिया ने डिले क्यों किया? 2 दिन का डिले।
बहुत बड़ी चीज़ है। 2 दिन का डिले इसलिए हुआ क्योंकि हमें खुद नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे कि हम रिस्पॉन्ड करें भी तो कैसे करें। अगर हम आउटराइटली जाके बोल देते हैं कि भाई हमसे ये गलती हो गई तो पाकिस्तान बवाल करता। पाकिस्तान ने पहले इस मिसाइल वाले इंसिडेंट को अपने वहां पर एक्सेप्ट करके पब्लिक कॉन्फ्रेंस में बोला, फिर हमने एक काउंटर स्टेटमेंट दिया। प्रॉब्लम समझिए, इस पूरे गेम में, पूरे इंसिडेंट में 2 थ्योरीज जो मैंने आपके सामने रखी, आप खुद देख रहे हैं कि दोनों थ्योरीज कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं। मिसाइल एक्सीडेंटली फायर होता है पर न्यूक्लियर लेवल पे एस्केलेट नहीं होता। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन्ड, थ्योरी नंबर 1 फुलफिल्ड। दोनों देशों की तरफ से अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर दिखता है। इंडिया की तरफ से मिसाइल फायर होता है, इंडिया को 2 दिन लग जाते हैं इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को उस मिसाइल फायरिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। थ्योरी नंबर 2 इम्प्लीमेंटेड। थ्योरी नंबर 2 यही बोल रही है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज में प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है मैनेज कर रही हैं डिफेंस की आर्किटेक्चर को, मिसाइल आर्किटेक्चर को, न्यूक्लियर आर्किटेक्चर को, उनका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। थ्योरी नंबर 2 का ये प्रेमाइस है, ये पॉइंट इंप्लीमेंट हुआ। अब क्या है, एक चीज क्लियर हो गई सर। क्या क्लियर हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस पूरे इंसिडेंट के बाद अगर किसी चीज में इंट्रोस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो इंट्रोस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज की। अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो इंडिया की तरफ से, देखिए हम पाकिस्तान के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, हमें अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करके उस चीज को इंप्रूव करना है। इंडिया की तरफ से हमें क्या करना होगा, इस इंसिडेंट को सीरियसली लेना होगा। हम लोगों ने एक कमेटी बिठाई है जो अभी स्टडी कर रही है, एक इंक्वायरी चल रही है। ये इंक्वायरी हमारे लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। इस वेकअप कॉल से हमें अब क्या करना चाहिए कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को फर्दर अपनी स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया एज अ मैच्योर कंट्री शुड टेक द लीड। इस इंसिडेंट की इंक्वायरी के बाद इंडिया को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज में प्रिडिक्टेबिलिटी लानी है। वो प्रिडिक्टेबिलिटी अब ऐसे आएगी कि इंडिया को अब इन टाइप्स के इंसिडेंट्स के होने के पॉसिबिलिटीज को लेके एक फ्रेमवर्क रेडी करना होगा। 1991 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक अग्रीमेंट ऑलरेडी था, पर भूलिएगा मत वो अग्रीमेंट था 91 का। उस समय इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं थे। इंडिया को आज की डेट में उस 91 के अग्रीमेंट को मॉडिफाई करना होगा। इंडिया को आज की डेट में पाकिस्तान को अब जाके ये बोलना होगा कि देखिए पाकिस्तान, मिसाइल का इंसिडेंट हुआ, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, मेच्योर स्टेट्स हैं, मेच्योरिटी डिस्प्ले करते हैं। अब हम उस 91 के अग्रीमेंट को मॉडिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज में प्रिडिक्टेबिलिटी लाते हैं। वो ऐसे आएगी कि अगर कल को मान लीजिए कोई ऐसा एक्सीडेंटल इंसिडेंट होता है, कोल्ड वॉर के दौरान भी ऐसी कई बार चीजें हुई हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान अब ये बोल सकते हैं एज मेच्योर प्लेयर्स इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हम लोगों के बीच में ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स क्या होगा। उस ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स में इंडिया अपनी तरफ से काफ़ी सारे प्रपोजल्स पेश कर सकता है पाकिस्तान को कि हम लोग एक डायरेक्ट हॉटलाइन इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि विद इन 2 to 4 आवर्स ऑफ सच एन इंसिडेंट हम लोग एक दूसरे को लेट से रिपोर्ट करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन अजम्पशन। ये चॉइस इंडिया और पाकिस्तान को डिसाइड करनी है, मेरे को और आपको नहीं। बट जो मैं आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए, बिकॉज आंसर में मेंस में आपको ये लिखना है कि दिस इंसिडेंट इज अ रिफ्लेक्शन that India and Pakistan have to display maturity. They have maintained strategic restraint, which is a very positive thing. They have not behaved immaturely, very big thing. But now is the time to rectify organizational pathologies. Now is the time to ensure कि जो भी organizational pathologies हैं, unpredictable behaviors को predictable बनाया जाए। तो इस पूरे इंसिडेंट से दोस्तों मेंस में न्यूक्लियर डायनेमिक्स, एस्केलेशन, स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी
ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज पे क्वेश्चन आएगा। बाकी वीडियोस में क्या चल रहा है आई डोंट नो, यू नो इट बेटर, आपने बहुत सारी देखी हैं, बट दिस इज द आइडिया दैट आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू बिकॉज दिस इज व्हाट द यूपीएससी विल आस्क if a question comes from this debate. So I hope this issue is clear to you. This is all that was required. इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं।